नमस्कार दोस्तों, आज फिर से भूटिया खंडहर की रोमांचक और खौफनाक डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी के हर एक मोड़ पर खौफ और सस्पेंस भरी हुई है। यह कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहां से हो। तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी अफसर थे और माँ एक घरेलू थी। वैसे करण का सारा बचपन दिल्ली में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गया था और ऊपर वाले की मर्जी से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवट बदलने लगा। दिन रात महीने और कुछ साल ऐसे करते कुछ दिन बीत गए, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने करण के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। करण हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थी, गमले के फूल खिलखिला रहे थे और पक्षियों की आवाज चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने अद्भुत नजारों का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। करण भी इन प्रगति के नजारों में कुछ टूट सा गया था। तभी अचानक उसने फुसफुसाहट भरी डरावनी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया वादा कब निभाओगे? यह आवाज करण के ठीक पीछे से आई थी। करण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को बड़ी ही जोर से झकझोर दिया हो। वह घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई न था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था, क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी, लेकिन वह भी 1 महीने से काम पर नहीं आ रही थी। तो फिर यह आवाज किसकी थी? करण को जब कोई न दिखा तो वह अपने कमरे के अंदर जाकर खुद की तसल्ली करने लगा, पर कमरे के अंदर भी किसी को न पाकर उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। करण ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझकर भुला दिया, पर वह बीती हुई बात कोई रहम न थी। वह तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थी और इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात करण चिल्लाता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसे यह समझते देर न लगी कि शायद वह बुरी तरीके से डरा हुआ था और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था ये उसे याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग में थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने कोई धुली आकृति देखी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस आकृति की आवाज में भी वही स्वर थे जो कुछ दिन पहले करण ने अपने कानों से सुना था। तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया वादा कब निभाओगे? अब तो जैसे करण के पांव के नीचे से जमीन ही हिल गई थी। उसकी आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गला प्यास से सूखा जा रहा था। वह करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने होंठों पर लगाया कि तभी किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आई। करण का शरीर एक बार फिर से कांप उठा। उसके हाथ सुस्त पड़ गए और शरीर कांपने लगा। उसके हाथ में से पानी की बोतल नीचे गिर गई। वह इतना डर गया कि बिना कुछ जाने वह अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन में से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझ आ गया था कि किचन में बर्तन इस बिल्ली की वजह से गिरे थे, पर उसके अंदर के डर ने उसे वापस किचन में नहीं जाने दिया। वह कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह अपने बिस्तर में घुस गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजे तक जैसे तैसे अपने बिस्तर में ही लेटा रहा, फिर तैयार होकर अपने ऑफिस को जल्दी ही निकल गया। करण के ऑफिस में उसके कई दोस्त थे, पर उनमें से सोनू अकेला ऐसा था जिससे करण अपनी हर बात और अपनी हर प्रॉब्लम शेयर किया करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसीलिए सोनू ने करण को बोला कि काम थोड़ा जल्दी खत्म कर। सोनू कुछ समय बाद फिर से बोलता है, यार तू कहां खोया हुआ है? पूरे 10 मिनट हो गए हैं, सब ठीक तो है? राजू घबराते हुए बोलता है, हाँ यार सब ठीक है। सोनू जवाब देता है, लगता तो नहीं है।
बताना क्या बात है यार, कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज पॉइंट। सोनू बोलता है ठीक है, फिर चल जल्दी से लंच करते हैं। दोनों दोस्त लंच करने के लिए चले जाते हैं। सोनू पूछता है, अरे विक्रम, तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? सॉरी, आज मैंने लंच के लिए कुछ बनाया ही नहीं। सोनू फिर पूछता है, फिर बाहर कुछ ऑर्डर किया नहीं? मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, मेरा लंच है ना, मिल बांट कर खा लेंगे। वैसे एक बात पूछूं? करण जवाब देता है, पूछ। सोनू पूछता है, यार तुझे मैं पिछले कई सालों से जानता हूं, तू इतना सीरियस और गुमसुम सा कभी नहीं दिखा। आज ऐसी क्या बात है? वह कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब है? करण पूछता है, पहले तो प्रॉमिस कर कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। सोनू जवाब देता है, अरे यार कैसी बात कर रहा है तू, छोड़ना इन सब बातों को, अपनी समस्या बता। करण ने सारी बीती बात सोनू को बता दी। सोनू बोला, देख यार, मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास तो नहीं करता, और कह रहा है तो मान लेता हूं, लेकिन वहम भी हो सकता है। करण बोलता है, यार में एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पहले से पता था कि सबकी तरह तू भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सोनू बोलता है, सॉरी यार, पर मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। सुन मेरी बात मान, तू कुछ दिन के लिए दिल्ली चला जा, अपने घर वालों से मिल भी लेगा, और क्या पता ये चीज ठीक भी हो जाए। वैसे भी तूने कितने लंबे समय से कोई छुट्टी नहीं ली है। करण बोलता है, यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूं, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए। सोनू बोलता है, हाँ बोलना। करण पूछता है, आज रात तू मेरे साथ मेरे ही रूम में रुक जा। सोनू भी मान जाता है। फिर दोनों ऑफिस के बाद करण के घर के लिए निकल पड़ते हैं। सोनू बोलता है, देख करण, मुझे लगता है ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। अब तो रात भी आधी होने को आ गई, पर मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। करण जवाब देता है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ। और दोनों दोस्त सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह सोनू बोलता है, अरे करण जल्दी कर, तेरी ट्रेन न छूट जाए। करण जवाब देता है, नहीं छूटेगी, आज मैं तैयार हूं, तू सामान तब तक बाहर निकाल। सोनू करण को रेलवे स्टेशन तक छोड़कर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर करण ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन की ओर निकल पड़ता है। लगभग 20 घंटे की यात्रा के बाद करण अपने घर पहुंचता है। वहां अपनी मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुश होता है। करण की मम्मी बोलती है, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फिर करण अपनी माँ से बोलता है, माँ बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूंगा। वैसे भी इस बार लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, जो चाहे वह खिलाते रहना। करण के पापा बोलते हैं, क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है। वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि तू मुंबई छोड़ हमेशा के लिए यही आ जाए। करण बोलता है, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलने आ जाऊं। करण यहाँ आकर तो लगभग पिछली बातों को जैसे भूल ही गया था। उसके दिन अच्छे गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक करण की माँ घबराते हुए बोलती है, जी आपने कुछ सुना? करण के पापा बोलते हैं, क्या हुआ? रात 1 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है? करण की माँ बोली, जी आपको कोई आवाज नहीं आ रही। करण के पापा बोलते हैं, हाँ आ तो रही है, लेकिन यह आवाज तो करण के कमरे में से आ रही है। वो ठीक तो है। फिर दोनों कर्द के कमरे की ओर जाते हैं। करद नींद में बड़ा हुआ बोल रहा था, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? करण की मां घबराते हुए करण को जगाती है। अरे करण क्या हुआ? ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? तभी करण घबराते हुए उठता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। करण के पापा जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हुए कहते हैं, ले बेटा, पहले ये पानी पी। करण पानी पीता है। करण के पापा फिर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? तू इतना डरा हुआ क्यों है और किससे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो? करण नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हो। उसने बोला, कुछ नहीं पापा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। अब आप लोग सो जाओ। करण के माता पिता सोने चले जाते हैं, पर करण अभी भी जाग रहा था। वह बेचैन था। वह खुद से बातें कर रहा था कि समझ नहीं आता है यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मुंबई में तो ऐसी घटनाएं मेरे लिए आम बात थी, पर अब यहां भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। करण ने इस बार किसी आकृति को नहीं, बल्कि उसने अपने सपने में साफ साफ एक लड़की को देखा था जो किसी पुराने खंडहर में खड़ी थी और वहां से करण को बुला रही थी। अब तो जैसे करव को आए दिन यह दौरे पड़ने लगे।
करण के माँ बाप बहुत घबरा गए थे और उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करें भी तो क्या करें। इधर करण हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बताकर टाल देता था, पर करण को लगता था कि उसने सपने वाले खंडहर को देखा है, लेकिन कहाँ यह उसे याद नहीं आ रहा था। दिमाग पर थोड़ा जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वह खंडहर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही था, लेकिन तसल्ली के लिए एक बार वह उस खंडहर को देखना चाहता था। उसने मन में निर्णय किया कि कल ही वह उस खंडहर को देखने जाएगा। अगले दिन वह उस खंडहर को खोजने निकला और वह खंडहर मिल भी गया। वह खंडहर सपने जैसा बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस खंडहर के अंदर जा सके। घर की ओर लौटने लगा, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। तुम आ गए, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। करण के जैसे पूरे बदन में सांप रिंग गए हो। पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वह इतना डर गया था कि अपने पैरों की चप्पल भी वहीं छोड़कर तेज कदमों से घर भाग आया। करण के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी के बादल देख पा रहे थे, पर बेटे की जिद के आगे वो लोग मजबूर थे। करण की मां करण के पास आकर बोलती है, कल तेरे मामा जी के यहाँ शादी में चलना है, तैयार रहना। हम सबको जाना है माँ, तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। करण की माँ फिर उदास मन से बोलती है, पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा? करण अपनी माँ को बोलता है, मेरी टेंशन आप लोग ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी ना मेरे सपनों की वजह से परेशान रहते हो। करण की माँ ने करण को खूब समझाया, पर करण ने उनकी एक न सुनी और अगले दिन उसके माता पिता उसके मामा जी के यहाँ शादी में चले जाते हैं। इधर करण बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो सपना आएगा, क्या करूं, वैसे भी अकेला हूं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन वह आवाज तो बिना सपने के भी आ जाती है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। करण फिर खुद से ही बात करने लगता है, इस रोज रोज के झंझट से तंग आ गया हूं, लेकिन करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे उस खंडहर में ही मिल पाएंगे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे, क्यों मैं फिर एक बार उस खंडहर तक जाऊं? लेकिन वो आवाज किसकी है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका भी तो नहीं मिलेगा। मम्मी पापा दोनों ही घर पर नहीं हैं, वह तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हैं। पर क्या रात में जाना सही होगा? वहां दिन में ही इतना डर लगता है, लेकिन रोज रोज के झंझट से तो अच्छा है क्यों ना एक ही दिन में सारे झंझट को खत्म कर दिया जाए। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाऊं। अब चाहे जो हो जाए, आज की रात तो मैं जाऊंगा वहां। अब जो भी फैसला लेना है मम्मी पापा के वापस आने से पहले लेना होगा। करण उस रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडहर की ओर चल देता है। करण घर से निकल गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे ही उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थीं। रात भी काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भी भारी सा होने लगा था, जिससे उसके कदमों की गति कभी बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमी। सड़क के किनारे पर खड़े पेड़ पौधे हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे कि उन सभी को करण के वहां जाने से नफरत सी हो रही हो। फिर भी करण इन सबको पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था और आखिरकार वे रमेश वीरान और बेजान भूटिया खंडहर पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर की सारी नसें डर से फट रही हैं। कुछ देर तो वह दूर से ही सहमा हुआ उस खंडहर को देखता रहा और अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडहर डरावना और भयानक दिख रहा था। करण खंडहर के दरवाजे से अंदर आ चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया और उसे मकड़ी के जाले और टूटी हुई दीवार और कुछ बिखरी हुई गंदगी के सिवा वहां कुछ न दिखा। करण लड़ता हुआ चिल्लाया, लो, अब मैं आ गया। तुम मुझे बुला रही थी ना, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। और कुछ देर बीतने के बाद भी उसे न तो कोई जवाब मिला और न ही कोई प्रतिक्रिया। तब उसने बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। करण जैसे ही यह बोलकर वापस जाने लगा, वैसे ही खंडहर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवाएं बहने लगीं और तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए बोला कि रुको मत, जाओ। करण अब वह डर से सिहर रहा था। उसके रेंगते खड़े हो चुके थे, उसका शरीर कांप रहा था। फिर से पसीने की धारा और भी तेज हो चली थी। फिर भी वह अपनी बची कूची हिम्मत को समेटते हुए पीछे की ओर मुड़ता है, पर इस बार भी उसको कोई न दिखाई दिया तो उसका डर और बढ़ गया।
वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सामने क्यों नहीं आती हो? तुम मुझे मार ही डालोगे। मैं डर के जीना नहीं चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। यह वही लड़की थी जिसे करण ने कुछ दिन पहले अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही करण बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडहर सन्नाटे से भर जाता है। कुछ देर बाद करण बेहोशी की हालत में ही उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं रिया हूं और तुमने मुझसे वादा किया था। शायद तुम उसे भूल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी डराया नहीं, मैं तुम्हें बस अपनी बात कहना चाहती थी। करण बोलता है, पर मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया और न ही मैं तुम्हें जानता हूं। फिर तुम कौन से वादे की बात कर रही हो? रिया उसे अपना जवाब देते हुए बोलती है, तुम मुझे भूल चुके हो, इसलिए ऐसी बात कह रहे हो। करण फिर बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूं, फिर भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रिया उसे याद दिलाते हुए कहती है, याद करो जब हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगे, लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और आज जब मैं तुम्हें वही याद दिलाना करना उससे बोलता है, देखो तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज मुझे जाने दो। रिया उसे बताती है बात आज से 4 साल पहले की है। तब ये खंडहर की एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई राहुल और पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहा करती थी और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और वहीं दूसरी तरफ राहुल को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, जिससे पापा और मम्मी राहुल से दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा राहुल को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे जिससे शहर में उनका नाम और रुतबा बना रहे, पर राहुल इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। उसने तो जैसे मम्मी पापा को अपने सपनों का कफन पहना दिया था। उसके ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसका जो जी चाहता वह वही करता था। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छी स्कूल में करा दिया। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर राहुल के पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से आते थे। समय बीतता गया और मैंने हायर सेकेंडरी से कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। पापा ने उसे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। और तो और दिन गाली गलौज करना, जुआ खेलना, शराब, अवैध गांजे का नशा करना तो उसके लिए जैसे आम बात हो गई थी। मम्मी पापा दोनों की बदनामी शहर और समाज में बहुत हो चुकी थी। अब पानी सर के बहुत ऊपर आ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। राहुल की हरकतों से उनका दम घुटने लगा था। इसीलिए उन्होंने आसपास में एक फैसला लिया कि वह राहुल को सिर्फ डराने के लिए यह कहेंगे कि अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो सारी की सारी वसीयत और प्रॉपर्टी रिया के नाम कर देंगे। शायद इस बात को सुनकर उसमें कोई फर्क आए और वह बदल जाए। बस यही सोचकर पापा ने राहुल के आते ही उससे बोला कि राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी। और इसी वक्त राहुल नशे की हालत में हंसते हुए बोलता है, ऐसी कौन सी बात करनी है जो आपको अभी और इसी वक्त करनी है? कहीं मां मर तो नहीं गई? राहुल के पिता बोलते हैं, अरे नालायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी मत बोल, वह भी अपनी मां के लिए। डैड, अभी मेरा मूड खराब मत करो, मैं कल बात करूंगा आपसे। राहुल के पिता बोलते हैं, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, मुझे कुछ फैसले आज और अभी करने हैं। राहुल बोलता है, तो फिर वक्त क्यों नहीं? जो कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड क्यों खराब करते हो? फिर राहुल के पिता बोलते हैं, अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बूढ़े बाप से कैसे बात की जाती है। राहुल अपने पिता से बोलता है, जी मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, और आपको मेरी बात करने के अंदाज से अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझसे बात क्यों करते हो? खामखा अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। राहुल के पिता बोलते हैं, देखो मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक बिल्कुल नहीं है। तेरे जैसी नालायक औलाद तो ऊपर वाला दुश्मन को भी ना दे। राहुल अपने पिता से बोलता है, देखो मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मारकर आगे निकल गया होता। राहुल के पिता बोलते हैं,
अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी माँ का लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही है। राहुल अपने पिता से बोलता है, कौन सा फैसला, कैसा फैसला? देखो, मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम कहना चाहते हो तो जल्दी कहो, मेरा समय बर्बाद मत करो। राहुल के पिता बोलते हैं, हमने यह फैसला किया है कि आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम हमारे लिए मर चुके हो। हमारी सारी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनाई है और उसके मुताबिक हमारी सारी जायदाद पर मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ रिया का होगा, तुम्हारा नहीं। राहुल ताली बजाते हुए हंसता है और कहता है, बुढ़े, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन यह सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा। तब ना राहुल के पिता बोलते हैं, क्या मतलब है तेरा? तू अपने बाप को मारेगा? राहुल बोलता है, आप तो बहुत समझदार निकले। तभी राहुल आगे बढ़ता है और मेज पर रखे गमले को उठाकर अपने पिता के सर पर जोर से न जाने कितनी बार मारता है, जिससे उसके पिता के सर से खून निकलने लगता है। राहुल के पिता खून से लथपथ अपने सर को हाथ से दबाते हुए कहते हैं, तू कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा। रिया इसका बदला जरूर लेंगी। राहुल बोलता है, जब जिंदा रहेगी तब ना। अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस पूरी जायदाद का मालिक मैं हूं, रिया का नहीं। राहुल के पिता जमीन पर गिरते हुए अपनी आखिरी दम लेते हैं। तभी राहुल की मां वहां आ जाती है और यह सब देखकर दंग रह जाती है। राहुल की मां जोर जोर से रोते हुए बोलती है, मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया? काश तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोंट दिया होता, तो शायद हमें आज यह दिन न देखना पड़ता। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। राहुल हंसते हुए बोलता है, देखो मां, अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ देखो। रह गई पुलिस को बुलवाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया था कि आपको उनके पास जरूर भेजूंगा। राहुल की मां वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गमला उठाकर उनके सर पर मारता है। उसकी मां बेहोश हो जाती है। फिर राहुल उनकी गला दबाकर हत्या कर देता है। ये सब सुनने के बाद करण ने रिया से पूछा, रिया, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा? रिया बताती है, मुझे भी मेरे भाई राहुल ने ही मारा। राहुल के सर पर खून सवार था। वह मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया। तब मैं सो रही थी। उसने मेरी तकिया से ही मेरा गला घोंट दिया, जिससे मेरी मौत हो गई। करण पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? रिया बताती है, राहुल ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के बैठाने की दीवार में चुनवा दिया और कुछ ही दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। बंगले में रहने वाले लोग न तो मेरी बात समझ सके और न ही मेरी मदद कर सके, पर चारों तरफ इस बात को जरूर फैला दिया कि यह पूरा बंगला भूतिया है। समय बीतता गया और यह बंगला एक भयानक भूतिया खंडहर में बदल गया। विक्रम पूछता, यह सब मुझे क्यों नहीं याद है, और तुमने मुझे यह सब बताने के लिए पहले ही क्यों नहीं बुलवाया? रिया उसे बताती है, क्योंकि हमारे साथ जब यह हादसा हुआ था तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। करण बोलता है, तो क्या यह मेरा दूसरा जन्म है? रिया जवाब देती है, हाँ। करण रिया से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रिया जवाब देती है, मैं इंसाफ चाहती हूं कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। करण बोलता है, लेकिन यह कैसे संभव है? रिया बोलती है, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के खाने की दीवार में हम तीनों के मृत शरीर के अवशेष सबूत के रूप में आज भी मौजूद हैं। आजकल राहुल दूसरे शहरों में रहता है, वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। करण ने वैसा ही किया जैसा उसे रिया ने कहा। उसने पुलिस को बुलवाकर बैठाने की दीवार की खुदाई करवाई। पैखाने की दीवार में से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले और फिर पुलिस की मदद से राहुल को पकड़ लिया गया और फिर कोर्ट ने साफ किया। राहुल की बची कूची जिंदगी अब सलाखों के पीछे बस यह सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वह अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। वहीं करण अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से पिछड़ चुका था, क्योंकि रिया उस भूतिया खंडहर से मुक्त हो चुकी थी। करण के दिन फिर से पटरी पर लौट आए थे। वह वापस मुंबई लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वह बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में एक आवाज आई, तुम कब आओगे? अपना किया वादा कब निभाओगे? करण ने पलट कर देखा तो वहां रिया खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। करण पूछता है, रिया? तो रिया बोलती है, हाँ,
मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। करण रिया से बोलता है, तुम मुझे बहुत याद आओगी। तभी रिया हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।